हाँ, तो आज हम लोग लिंग निर्धारण के बारे में जानेंगे। लिंग निर्धारण क्या होता है, जैसे कि इसके अंतर्गत हम लोग जानेंगे कि कोई भी जीव जंतु या कोई भी पशु पंछी कैसे अपने संतान को जो है लड़का लड़की इस तरह का मतलब लिंग जो होता है, जो स्त्रीलिंग पुल्लिंग नर या मादा होते हैं, हम लोग आज इसका समझ बनाने वाले हैं। तो बेसिकली बोले तो लिंग निर्धारण क्या है, ये एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत हम लोग नर या मादा का जो है जानकारी प्राप्त करते हैं कि कैसे ये निर्धारित होते हैं कि कोई नर हो जाएंगे, कोई मादा होंगे। ऐसे सीधे समझिए, अगर हम लोग मनुष्य हैं तो हम मनुष्य में कैसे एक मनुष्य दंपति है, नर और मादा स्त्री पुरुष है, तो उनके जो संतान होंगे लड़की होंगे कि लड़का होंगे, इसके बारे में आज हम लोग समझ बनाने वाले। ठीक है, तो जैसे देखिए लिंग निर्धारण ये तो एक क्या है, सिंपल सा। इसके द्वारा हम लोग ये जान पाते हैं कि कैसे कोई स्त्री पुरुष जो है अपने संतान को बेटा उत्पन्न करेंगे या तो बेटी उत्पन्न करेंगे, ये समझेंगे। तो देखिए लिंग निर्धारण जो होते हैं बेसिकली 3 तरीका से होता है। एक गुणसूत्रीय लिंग निर्धारण होता है, दूसरा आपका जो है वातावरणीय लिंग निर्धारण होता है, और तीसरा अगुणित द्विगुणित लिंग निर्धारण होता है। तो ये जो पहला गुणसूत्रीय लिंग निर्धारण होता है, तो हम बोल सकते हैं गुणसूत्रों के द्वारा लिंग निर्धारण को हम लोग गुणसूत्रीय लिंग निर्धारण करते हैं। इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि गुणसूत्र के अध्ययन के द्वारा लिंग निर्धारण होना हम करना क्या कहलाता है, गुणसूत्रीय लिंग निर्धारण। और दूसरा देखिए वातावरणीय लिंग निर्धारण। तो वातावरणीय लिंग निर्धारण क्या है आपका, ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसके द्वारा वातावरण, ये हमारा जो इन्वायरमेंट है, ये निर्धारित करते हैं कि कोई जो संतान होंगे वो बेटा होंगे बेटी होंगे, मेल होंगे फीमेल होंगे, ये कौन निर्धारित कर रहे हैं, हमारा वातावरण निर्धारित कर रहे हैं। और तीसरा है कि यहाँ पे अगुणित द्विगुणित, यानी पढ़े थे ना कि कोशिका का केंद्रक अगुणित होते हैं द्विगुणित होते हैं, तो जो गुण केंद्रक होते हैं गुणित अगुणित और द्विगुणित, उसके द्वारा लिंग निर्धारण को हम लोग कैसे होता है ये देखेंगे। जैसे अभी तक आप लोग जो बेसिकली देखे होंगे कि गुणसूत्रीय लिंग निर्धारण, तो ये गुणसूत्र के द्वारा लिंग निर्धारण कैसे होते हैं हम लोग ये देखेंगे पहले, उसके बाद फिर वातावरण द्वारा। तो ये है बिल्कुल नया और मजेदार चीज कि वातावरण कैसे लिंग निर्धारित करेंगे, तो ये सब हम आप लोग देखिए पूरा। हम लोग सबसे पहले देखते हैं कि गुणसूत्रीय लिंग निर्धारण को। ठीक है, तो ये गुणसूत्रीय लिंग निर्धारण क्या है, गुणसूत्र के द्वारा लिंग निर्धारण की प्रक्रिया को हम गुणसूत्रीय लिंग निर्धारण कहेंगे, या तो गुणसूत्र के अध्ययन के द्वारा लिंग का निर्धारित करना गुणसूत्रीय लिंग निर्धारण कहलाता है। अब जैसे कि इसको हम लोग समझते हैं एक बड़ा ही अच्छा से एग्जाम्पल से समझेंगे। जैसे हम मनुष्य, अब हम मनुष्य में क्रोमोसोम की संख्या है, गुणसूत्र की संख्या कितने, 46 है। अब इस 46 क्रोमोसोम में से देखिए 44 क्रोमोसोम ऐसे होते हैं जो नर और मादा दोनों में समान होते हैं। 46 क्रोमोसोम 46 गुणसूत्र में से 44 गुणसूत्र ऐसे होते हैं जो आपका नर में भी होते हैं और मादा में होते हैं, और दोनों में बिल्कुल एक समान होते हैं। जबकि 2 गुणसूत्र ऐसे होते हैं जो नर और मादा में थोड़ा भिन्न होते हैं, यानी इस 46 में से 44 गुणसूत्र एक जैसे होते हैं, 2 अलग होते हैं। अब जो एक जैसे गुणसूत्र हैं उसकी संख्या 44 हो गए, और जो अलग है उसकी संख्या 2 हो गई। अब ये जो 2 गुणसूत्र मिल रहे हैं, 2 क्रोमोसोम मिल रहे हैं, इसी क्रोमोसोम को हम लोग लिंग गुणसूत्र के नाम से जानते हैं, लिंग क्रोमोसोम कहते हैं। पूछते हैं कि मनुष्य में लिंग क्रोमोसोम की संख्या कितनी है, तो 2। तो ये लिंग क्रोमोसोम जो मिलते हैं इसके 2 रूप है, एक XY है और एक XX है। ये जो पहला है आपका XY है और XX, इसका हम लोग आगे देखने वाले हैं। अभी बस इतना जाने कि लिंग सूत्र 2 है और ये 2 प्रकार के मिलते हैं, एक XY और एक XX। अब इसको इंग्लिश में बोले तो इसको हम लोग बोलते हैं सेक्स क्रोमोसोम, या तो एक और नाम है इसका ऑलोसोम। ठीक है, और जबकि आप बात करें अलिंग क्रोमोसोम, जैसे देखिए लिंग गुणसूत्र हो गया, अलिंग गुणसूत्र हो जाएगा। अब इस गुणसूत्र को इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं ऑटोसोम। क्या बोलते हैं, ऑटोसोम। अब देखिए यहाँ पे एक चीज जरा याद रखने वाला है, जिससे क्वेश्चन बनता है, ये जो हमारा लिंग क्रोमोसोम है, इसको जो एक नाम नया दिया ऑलोसोम, इस ऑलोसोम शब्द को एक वैज्ञानिक दिए थे। एक वैज्ञानिक जो है इसका नामकरण किए थे, उसका नाम थे मोंटगोमेरी। ये जो मोंटगोमेरी है,
ये आपका जो है ओलोसोम नामक शब्द दिए थे। ये कभी कभी पूछ देते ओलोसोम नामक शब्द कौन से वैज्ञानिक, तो मोंटगोमरी जो है हमारे वैज्ञानिक ओलोसोम नामक शब्द दिए। जबकि ये जो एक्स गुणसूत्र होते हैं, एक्स गुणसूत्र उसका खोज जो है हैंकिंग किए थे, एक्स गुणसूत्र का खोज हैंकिंग किए थे। तो ये हम लोग, ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज था जो कि हमारा गुणसूत्रीय लिंग निर्धारण में आवश्यक पड़ेगा, आवश्यकता होगा। ऑटोसोम, ओलोसोम, ये जो है आप दिमाग में थोड़ा सा रखिएगा। और गुणसूत्र, एक्स गुणसूत्र जो कि पहले हैंकी जब खोजे थे तो उस समय इनको एक्स जो मिला था, ये जब मनुष्य का शुक्राणु देख रहे थे, तो जब शुक्राणु देख रहे थे तो उसमें क्या देखे उन्होंने, उसके केंद्रक में एक एक्स के आकार की एक रचना देखे। 50% मतलब कहने का मतलब 50% शुक्राणु में एक्स जैसे रचना दिखे, जिनको उन्होंने नाम दिए थे एक्स काय दिए थे। लेकिन बाद में जो है इस पे प्रयोग हुआ और वैज्ञानिकों ने सिद्ध किया कि एक्स काय जो है ये गुणसूत्र ही है, जिसका नाम आगे चल के एक्स गुणसूत्र रखा गया। और इसका खोज जो है हमारा हैंकिंग किए थे, हैंकिंग। तो फिर हम लोग आगे अब गुणसूत्र द्वारा लिंग निर्धारण कैसे होता है उसका समझ बनाते हैं। ठीक है, हम लोग देखते हैं। अब हम लोग गुणसूत्रीय लिंग निर्धारण को देखते हैं। ठीक है, अब हम लोग गुणसूत्रीय लिंग निर्धारण को देखेंगे। इसमें जैसे कि देखिए हम लोग अभी देख लिए थे इससे जुड़ा हुआ कुछ बात को। अब हम लोग गुणसूत्र लिंग निर्धारण कैसे होता है ये समझिए, पूरा बनाएंगे। तो सबसे पहले देखिए दो वैज्ञानिक थे, विल्सन और स्टीवन, विल्सन और स्टीवन। एक विल्सन और स्टीवन ने गुणसूत्र का अध्ययन किया और अध्ययन करके एक सिद्धांत दिया। उस सिद्धांत को हम लोग कहते हैं गुणसूत्रीय लिंग निर्धारण सिद्धांत। गुणसूत्रीय लिंग निर्धारण सिद्धांत कौन दिया, विल्सन एंड स्टीवन ने गुणसूत्र का अध्ययन कर। अब अध्ययन करके इन्होंने बताया कि गुणसूत्र दो प्रकार के होते हैं। गुणसूत्र जो है दो प्रकार के होते हैं। पहला जो प्रकार होता है एक्स वाई प्रकार, और दूसरा जो होता है एक्स जीरो प्रकार या एक्स ओ प्रकार। ठीक है, अब ये एक्स वाई प्रकार के गुणसूत्र द्वारा कैसे लिंग निर्धारण होता है ये समझेंगे हम लोग। तो देखिए सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि ये जो एक्स वाई प्रकार है ये भी दो प्रकार के होते हैं। एक पहला जो मिलते हैं एक्स वाई, और दूसरा जो होते हैं एक्स या जेड, फिर एक्स वाई या जेड वाई। तो ये जो एक्स मिलते हैं ये मादा होते हैं, और एक्स वाई जो होते हैं नर में मिलते हैं। एक्स जो होते हैं मादा में मिलते हैं और एक्स वाई जो है नर में मिलते हैं। अब ये पहले हम लोग इधर देख लेंगे तब फिर इधर देखेंगे। अब ये जो एक्स मादा में मिलते हैं, अब जरा बताइए जब मादा का अंडाणु बनेंगे तो इससे जब पता होगा आप लोग की 50% ही जो है क्या होता है युग्मक में जाते हैं। अब इसकी जब मादा का अंडाणु बनेंगे तो इसमें बताइए कौन सा गुणसूत्र आएंगे, एक्स आएंगे, फिर यानी इस पे दो एक्स वाला गुणसूत्र बन जाएगा। तो ये दोनों समान है इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, समयुग्मता भी बोलते हैं, समयुग्मता। जबकि इधर देखिए नर में जो युग्मक बनेगा एक एक्स बनेगा और एक आपका क्या बनेगा, वाई बनेगा। अब ये दोनों का जब ये मान ले शुक्राणु है आपका, इसलिए थोड़ा अच्छा ये चलिए, अब ये एक्स है ये वाई है। अब देखिए अगर निषेचन के दौरान ये हमारा जो एक्स शुक्राणु, एक्स गुणसूत्र वाला शुक्राणु है, अगर ये एक्स मादा अंडाणु के साथ निषेचित हो जाते तो बताइए इसके पास क्या पहुंच जाएंगे, एक्स पहुंच जाएंगे। जब एक्स पहुंचेगी तो किसके जैसा, मादा जैसा, मतलब लड़की होंगी यानी स्त्री होंगी, मादा होगी। जबकि अगर ये वाई वाला शुक्राणु अगर एक्स अंडाणु के साथ निषेचित हो जाती तो बताइए ये युग्मक जो बनेंगे क्या होंगे, एक्स वाई होंगे। जब ये एक्स वाई होंगे तो एक्स वाई किसका लक्षण है, नर का, तो ये क्या हो जाएंगे, लड़का हो जाएंगे यानी पुरुष हो जाएंगे, ऐसे बोल सकते हैं नर हो जाएंगे। तो ये सिंपल है कि एक्स जब क्रोमोसोम मिलेंगे तो आपका लड़की होंगे, स्त्री होगी, मादा होगी। जबकि एक्स वाई मिलेंगे तो नर पुरुष होगा, लड़का होगा। तो ये मनुष्य में जो लिंग निर्धारण की प्रक्रिया ये इसी तरह का होता है। जबकि एक दूसरा प्रकार की बात करें तो देखिए हम क्या बोले थे, एक्स या जेड, एक्स वाई या जेड वाई। अब यहाँ पे थोड़ा देखिए, अभी हम बोले थे कि एक्स को मादा बोलते, लेकिन यहाँ पे क्या बोले हम एक्स को नर करते, एक्स को क्या करते नर। बताइए कंफ्यूज होंगे कि नहीं होंगे, बिल्कुल होंगे। तो इसलिए यहाँ पे देखिए जो एक्स का प्रकार मिल रहा था उसका नाम बदल दिए और हम कर दिए जेड,
यानी या तो आप XX यहाँ पे बोले तो बेहतर है कि हम इसको कंफ्यूजन XX यहाँ मादा था फिर यहाँ XX नर कहेंगे कंफ्यूजन हो जाएगी, इसलिए यहाँ पे हम लोग XX को क्या लिख दिए ZZ। यहाँ पे XX जिसको समझ रहे थे उसको समझेंगे ZZ, और जिसको हम XY समझ रहे थे उसको समझेंगे हम लोग ZW। ठीक है, ZW। अब देखिए यहाँ पे ZZ जब मिलेगा तो नर और ZW मिलेगा तो मादा। अब देखिए यहाँ पे नर क्या हो गया, समयुग्मता हो गया, जैसे यहाँ पे मादा समयुग्मता था लेकिन यहाँ पे नर हो गया समयुग्मता, और यहाँ पे जो है मादा क्या हो गया, विषमयुग्मता। ये हमारा जो है समयुग्मता हो गया, जबकि मादा क्या कहलाएंगे, विषमयुग्मता। क्यों कहलाएंगे तो ये देखिए, अब जरा देखिए यहाँ पे इसका जो युग्मक बनेगा नर का, तो जब भी बनेगा शुक्राणु तो उसमें जेड ही मिलेगा, जब भी मिलेगा कौन मिलेगा, जेड। जबकि मादा का जो अंडाणु बनेगा तो उसमें एक में जेड मिलेगा एक में डब्लू मिलेगा। अब जरा देखिए, अगर ये वाला शुक्राणु ये से निश्चित होती है तो यहाँ पे कौन आ रहे हैं, जेड जेड आ रहे, तो जब जेड जेड आ रहे हैं तो जेड जेड किसको दिखा रहे थे, नर बन जाएंगे। जबकि ये वाला जो आपका अंडाणु है ये इससे निषेचित होते तो क्या बन जाते, जेड डब्लू। तो जब जेड डब्लू बनेंगे तो क्या कहला जाएगी, मादा कहला जाएगी। तो सिंपल सा भाषा में समझे, ये जो हमारा कुछ जैसे जीव होते हैं, जैसे तितली नाम सुने हुए, कीट नाम सुने हुए, मछली पक्षी सरीसृप रेप्टिलिया वगैरह जो होता है, तो उस सब में जो है लिंग निर्धारण जो होता है वो जेड क्रोमोसोम और ZW द्वारा होता है, यानी मनुष्य से ठीक उल्टा होता है। हम लोग में जैसे क्या होता है कि हम नर में जो है विषम युग्मक मिलते हैं, लेकिन वहां पे क्या हो रहा है, तितली कीट में विषम युग्मक जो है मादा में मिल रहे हैं और सम युग्मक जो है नर में मिल रहे हैं। जैसे हमारे समाज में क्या होता है, अगर कोई स्त्री लगातार बेटी को जन्म दे रही है, लड़की को जन्म दे रही है, तो दोष किसको दिया जाता है, आप लोग ये पूरा जानते हैं कि दिया जाता है, स्त्री को दिया जाता है। लेकिन जरा यहाँ पे देखें तो यहाँ पे जिम्मेवार लड़का लड़की के लिए कौन था, नर था, लेकिन यहाँ पे जिम्मेवार बेटा होगा या बेटी होगा, इसके लिए जिम्मेवार कौन होते, मादा होते। तो कहने का मतलब हम मनुष्य में जो लिंग निर्धारण हो रहा है वो थोड़ा अलग है, यानी उसका ठीक उल्टा है। तितली कीट पक्षी वगैरह में जो लिंग निर्धारण है बिल्कुल अलग है। यहाँ पे जो लिंग निर्धारण के लिए जिम्मेवार थे नर थे, और यहाँ पे लिंग निर्धारण के लिए जो जिम्मेवार है वो मादा है। तो इस तरह से हम लोग ये जो XY प्रकार का लिंग निर्धारण था इसको देखे। अब हम दूसरी तरह का जो गुणसूत्र बोले थे उसको हम लोग देखते हैं। अब ये इसमें क्या होता है, देखिए इसमें दो तरह का यहाँ पे ये भी होते हैं, एक XX होते हैं और एक X0 या XO, आप जो समझिए। यहाँ पे X0 कैसे बनते हैं, देखिए XX जैसे यहाँ भी मादा था तो यहाँ भी मादा, ये कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं है। लेकिन यहाँ पे होता है क्या, नर में जो है बाई क्रोमोसोम नष्ट हो जाते हैं, बाई क्रोमोसोम जो रहते हैं वो मृत हो जाते हैं। जब बाई गुणसूत्र जो है नष्ट हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, तो यहाँ पे X बाई वाला बचता है, नहीं बचता है तो उसी को हम लोग 0 लिख देते हैं, X0 क्रोमोसोम। तो जब X0 क्रोमोसोम मिलेंगे तो किस में मिलेंगे, नर में मिलेंगे। जैसे अब ये नर में मिलेंगे तो, और इसका एग्जाम्पल क्या है, टिड्डी है जिसको ग्रासहाइपर बोलते हैं, तिलचट्टा है, तो सब इस तरह का जो है क्रोमोसोम लिंग वाला मिलता है, XX जो मादा में और X0 जो है नर में। अब इसको बोलेंगे सर कैसे मिलता है, अब इस समयुग्मक कौन है, विषम। ये तो क्लियर है कि ये समयुग्मक है, यानी इसमें समयुग्मकता मिल रहा है। लेकिन इसमें क्या मिलेगा, तो बोलेंगे सर X ही तो केवल है, 0 तो है तो उसको युग्मक है ही नहीं, विषम नहीं, ये भी जो है आपका विषम युग्मकता क्यों है, अभी दिखाते हैं आपको। जैसे देखिए ये मान लिए एक मादा, ये आपका एक कौन है, मादा को दिखा रहे। अब इस मादा में क्रोमोसोम की संख्या टोटल 24 है, जबकि एक ये नर है जिसमें क्रोमोसोम की संख्या कितना हो जाएगा बताइए, 22 क्रोमोसोम नष्ट हो गए तो 24 रहेंगे कि एक कम रहेंगे, 23 रहेंगे। अब इसमें जो कहने का मतलब जो मिल रहा था गुणसूत्र 22 को एक कैसे, और दूसरा जो लिंक क्रोमोसोम मिल रहे हैं XX मिल रहे हैं, जबकि इसमें अलिंक क्रोमोसोम 22 है इसमें भी, लेकिन लिंक क्रोमोसोम X0 है। अब जरा सोचिए इसमें जब युग्मक बनेगा तो क्या बनेगा, इसका आधा हो जाएगा 11 हो जाएगा, और इससे एक चले आएंगे, X आ जाएंगे, 11 + X 11 + 1 दोनों समान है तो ये समयुग्मक हो गए। जबकि यहाँ पे देखिए एक क्या बन जाएगा 11 + 1,
और एक दूसरा क्या बन जाएंगे 11 प्लस 0। तो ये जो 11 प्लस 0 बने और 11 प्लस x, बताइए दोनों समान है कि विषम है? तो विषम है, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि नर में विषम इंग कितना बन रहा है और मादा में सम इंग होता है। अब जरा देखिए, अगर ये वाला और ये वाला दोनों संलयित होता है, ये वाला शुक्राणु इस अंडाणु के साथ संलयित निषेचित होता है, तो अब देखिए क्या बनेंगे 11 11 22 प्लस क्या हो जाएंगे x x हो जाएंगे। अब ये 22 प्लस x x किसके जैसा, इसके जैसा है या इसके जैसे? इसके जैसे ये क्या है, मादा यानी लड़की होएंगे। जबकि अगर ये वाला क्रोमोसोम इससे मिलते मान लिया तो क्या बनेगी, देखिए 11 11 22 प्लस x0, तो 22 प्लस x0 किसको दिखाता है, नर को, तो नर बनेगी। तो इस तरह से हम लोग ये देख पाए कि टिड्ढा में जो है आपका तिलचट्टा में कॉकरोच जो होता है उसमें किस तरह का लिंग निर्धारण होता है। तो इसमें मतलब कॉकरोच वगैरह में का जो नर होता है उसमें एक लिंग क्रोमोसोम कम होता है, बाई क्रोमोसोम जो होता है वो कम होता है नर में, जबकि उसके जगह पे हम लोग 0 या O लिख देते हैं। तो इस तरह से हम लोग गुणसूत्रीय लिंग निर्धारण देख लिए। अब हम लोग अगला वातावरणीय लिंग निर्धारण को देखेंगे। जैसे शुरू से एक बार दिमाग में सेट करें तो क्या था, लिंग निर्धारण का जो है 3 तरीका है, 3 प्रक्रिया है। पहला है गुणसूत्रीय लिंग निर्धारण, फिर है वातावरणीय लिंग निर्धारण, अगला है अगुणित द्विगुणित लिंग निर्धारण। तो हम लोग गुणित सूत्रीय लिंग निर्धारण को देखिए, गुणसूत्रीय लिंग निर्धारण को देखिए, क्रोमोसोम द्वारा लिंग निर्धारण को देखिए। अब हम लोग वातावरणीय लिंग निर्धारण को देखेंगे। हाँ, आप लोग सोच रहे हैं कि वातावरण द्वारा लिंग निर्धारण कैसे होता है, बिल्कुल होता है वातावरण द्वारा लिंग निर्धारण। हम लोग आगे देखते हैं कैसे वातावरण द्वारा लिंग निर्धारण होता है। अब हम लोग आखिरी जो बच रहा है अगुणित द्विगुणित लिंग निर्धारण और वातावरणीय लिंग निर्धारण, ये दोनों को जो आखिरी का 2 है इसको देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग वातावरणीय लिंग निर्धारण को देख लेते हैं। तो जैसा कि देखिए नाम ही है वातावरणीय लिंग निर्धारण, तो सिंपल इसमें पूरा कुछ है ज्यादा समझाने का तो नहीं कि जो समझा सकते। इसमें है क्या, जब वातावरण तय करता है, हमारा ये इन्वायरमेंट तय करता है कि कोई जो संतान होगा नर होगा या मादा होगा, तो हम उस तरह का लिंग निर्धारण की प्रक्रिया को वातावरणीय लिंग निर्धारण करते हैं। जैसे कि आप लोग के सामने में दिख भी रहे होंगे, जब वातावरण द्वारा लिंग निर्धारण हो तो उसे वातावरणीय लिंग निर्धारण करते हैं। अब बताइए, इसमें तो कोई ज्यादा फैक्टर है नहीं, बस इसका एग्जाम्पल से हम लोग जैसे समझते हैं। जैसे आप लोग मगरमच्छ का नाम तो सुने ही होंगे, तो मगरमच्छ का क्या देते हैं, अंडा देते हैं। अब ये अंडा को सेकते मतलब अंडा पे कहीं ना कहीं बैठते होंगे ना, तो जब ये अंडा पे अगर बैठते हैं निम्न ताप मतलब कम ताप पे, तो उससे जो संतान उत्पन्न होता है, उस अंडा से जो मगरमच्छ का बच्चा उत्पन्न होएगा वो मादा होता है, मादा यानी स्त्री होगी। जबकि जब उच्च तापमान यानी गर्म जगह पे होते हैं, गर्मी में उसको सेकते हैं, तो उच्च तापमान पे नर होंगे यानी पुरुष होंगे। तो देखिए कि यहाँ पे जिम्मेवार नर और मादा बनाने के लिए कौन था, ये हमारा तापमान। हाँ, तापमान जो वातावरण का ही भाग है, तो वातावरण जिम्मेवार हुआ। तो ये जो वातावरण जिम्मेवार हो रहा है, इसलिए इस तरह से लिंग निर्धारण को हम लोग कहते हैं वातावरणीय लिंग निर्धारण। बताइए यहाँ पे कहीं कोई क्रोमोसोम एक्स क्रोमोसोम वाई क्रोमोसोम का कोई जिक्र हुआ नहीं हुआ, बस यहाँ पे टेम्परेचर जिम्मेवार हो, टेम्परेचर यानी वातावरण जिम्मेवार हो। इसी तरह एक और एग्जाम्पल हम लोग कछुआ, जिसको आप लोग क्या बोलते हैं, टर्टिज या टर्टाइल बोलते हैं। तो ये जो टर्टाइल होते हैं, कछुआ होते हैं, इसको भी हम लोग देख लेते हैं। जैसे देखिए बहुत सारे लोग बच्चे कंफ्यूज होते हैं, टर्टल जो होते हैं समुद्र में होते हैं, जो नमकीन पानी में मिलते हैं, और टर्टल ये जो हमारा जो टर्टिल लाइव होते हैं, ये जो है आपका साफ पानी में होते हैं। तो ये कछुआ जो होते हैं, कछुआ भी क्या देते हैं, अंडा देते हैं। अब ये कछुआ जब अंडा देते हैं, हम लोग बात करें जो समुद्री कछुआ है उनका विशेषकर, तो ये अंडा जब देते हैं और ये अंडा को अपने अंडे को जो है 28 डिग्री से कम सेल्सियस पर जब सेकते हैं उस पर बैठते हैं, तो उनसे जो उत्पन्न होते हैं संतान नर होते हैं। और जब 33 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा पे सेकते हैं, उसको रखते हैं, तो उससे जो उत्पन्न होने वाला संतान होता है मादा होता है। तो यहाँ पे देखिए टेम्परेचर जिम्मेवार, अगर 28 डिग्री से कम पे कछुआ बैठ रहा है अपने अंडा पे तो नर होगा, 33 डिग्री से ज्यादा पे बैठ रहा है तो मादा होगा। अब बोलेंगे बीच में होएगा तो क्या होगा, यानी 29 से 32 के बीच होगा तो क्या होगा। तो देखिए जब 29 से 20 के बीच में होगा तो 50-50 हो जाएगा। अगर मान लीजिए 100 अंडा है तो उसमें से 50 अंडा जो है क्या हो जाएगा, मतलब आधा आधा हो जाता है, 50 नर हो जाएंगे, 50 मादा बन जाएंगे। आप बोलेंगे कि सर आप लोगों में से तो बहुत ऐसे हैं जो कि बोलेंगे कि अगर 101 अंडा रहेगा
तो 101 अंडा रहेगा तो मतलब 5150 हो जाएगा, या हो सकता है 51 हो जाए, इस तरह का हो सकता है। मतलब उसमें चिंता करने की बात नहीं, मतलब एक दो कम बेसी हो सकते हैं, लेकिन बेसिकली हम लोग बोलेंगे क्या आधा आधी हो जाता है। अब हम लोग ये देख लिए वातावरण कैसे जिम्मेवार होता है लिंग निर्धारण के लिए। एक जो है अगुणित द्विगुणित होते हैं। अब ये अगुणित द्विगुणित लिंग निर्धारण क्या है, इसको हम लोग थोड़ा सा देखते हैं। बेसिकली इसका हम लोग ज्यादा यहाँ पे एग्जाम्पल लेके देख रहे हैं मधुमक्खी से। अब देखिए मधुमक्खी 3 तरह के होते हैं, शायद आप लोग जानते भी होंगे, बचपन में भी पढ़े होंगे। मधुमक्खी का कितने प्रकार है? 3 प्रकार। एक होते हैं नर ड्रोन, दूसरा होते हैं मादा श्रमिक, और तीसरा होते हैं रानी मधुमक्खी या रानी मक्खी बोले। अब ये रानी है तो क्या है, मादा ही है। तो यहाँ पे कितने तरह का हमें मधुमक्खी मिल रहे हैं? 3 तरह। अब यहाँ पे जानिए कि नर ड्रोन जो होते हैं, नर मधुमक्खी होते हैं, वो अगुणित होते हैं, जबकि ये दोनों जो है आपका क्या होते हैं? द्विगुणित होते हैं। अब जरा सोचिए, ये 3 है, उन 3 से बन रहे हैं यहाँ पे एक कोई संतान। तो अब जरा सोचिए यहाँ पे जिम्मेवार कौन है? अगुणित और द्विगुणित। तो ये अगुणित द्विगुणित द्वारा जो संतान उत्पन्न हो रहा है उसी को बोलते हैं हम लोग अगुणित द्विगुणित द्वारा लिंग निर्धारण। अब इसका हम लोग विशेष पढ़ेंगे ज्यादा जब हम लोग मधुमक्खी पालन का एक टॉपिक होगा आगे जाके, अगले मतलब नेक्स्ट चैप्टर होगा एक मधुमक्खी पालन का चैप्टर एप्लीकल्चर, उसमें हम लोग इसके बारे में विशेष जानेंगे। तो फाइनली हम लोग लिंग निर्धारण की प्रक्रिया को देख पाए। ये लिंग निर्धारण की 3 प्रक्रिया था। गुणसूत्रीय लिंग निर्धारण जो मनुष्य में हो रहा था, फिर वातावरणीय लिंग निर्धारण जो हम लोग कछुआ में देखे, मगरमच्छ में देखे, और आखिरी है अगुणित द्विगुणित लिंग निर्धारण जो हम लोग कहाँ देख पाए? ये मधुमक्खी में देख पाए। फिर हम लोग मतलब कहने का मधुमक्खी पालन जब हम लोग पढ़ेंगे तो वहां विस्तार से हम लोग ये भी समझेंगे उसमें। तो ठीक है, फाइनली हम लोग नेक्स्ट वीडियो में फिर